हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। हम लोग अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग ने प्रिलिमिनरी चैप्टर में सेक्शन 1 के साथ साथ डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारे डेफिनेशन को देख लिए। लास्ट हम लोग पुलिस रिपोर्ट तक देख चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो इससे प्रीवियस में हमने स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन कंप्लीट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका मिल जाएगा लिंक आपको, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट पुलिस रिपोर्ट तक देख लिए थे, अब आता है पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन क्या होता है? बोलता है पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट एंड प्लेसेस। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट एंड प्लेसेस। प्लेसेस का भी हम लोग देख चुके हैं, डेफिनेशन क्या दिया है 2(1) का एस में। ठीक है, 2(1) का एस में प्लेस को बोला है। प्लेस मतलब क्या होता है कि कोई हाउस या फिर बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, तो ये सब क्या है? प्लेस है। 2(1) के एस में प्लेस को डिफाइन किया है। तो हम लोग पुलिस स्टेशन का मतलब जान लेते हैं। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट एंड प्लेसेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन। यानी ये पावर किसके पास है डिक्लेयर करने का कि कौन सा प्लेस या पोस्ट जो होगा वो पुलिस स्टेशन कहलाएगा? तो दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर कि कौन सा पोस्ट या प्लेस जो होगा वो पुलिस स्टेशन होगा। इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2(1) का भी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ व्हाट? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या हुआ कि वैसे व्यक्ति जो कि सेक्शन 18 के प्रावधानों के तरह नियुक्त हुए हो, और वैसे व्यक्ति जो कि किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। पहले जो सीआरपीसी में था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड सेक्शन था, सेक्शन 24। लेकिन जो नया वाला एक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सेक्शन 18 में अपॉइंट होते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब प्रोसिक्यूटर मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्शन 18 के द्वारा नियुक्त किया गया हो, या वैसा व्यक्ति जो कि किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में काम कर रहा हो। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का सब डिवीजन। सब डिवीजन से क्या समझते हैं? ठीक है, सब डिवीजन से क्या समझते हैं इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सब डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि एक जनरल से हम बता रहे हैं कि सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को कुछ सब डिवीजन छोटे भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, पटना ये डिस्ट्रिक्ट है। पटना डिस्ट्रिक्ट को दो भाग में बांटा गया है, दो सब डिवीजन में बांटा गया है, एक मसौढ़ी, दूसरा पालीगंज। ठीक है, तो यही सब डिस्ट्रिक्ट हुआ। मतलब कि सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसको छोटे छोटे अंगों में बांटना। फॉर एग्जांपल पटना को दो अंग में बांटा गया, सब डिवाइड किया गया, एक मसौढ़ी और एक पालीगंज। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है समन केसेस। 2(1) के एक्ट में आपको समन केसेस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, समन केसेस का मतलब क्या होता है? एन ऑफेंसेस अदर देन वारंट केसेस। ऐसे ऑफेंसेस जो कि वारंट केस नहीं है, अदर देन एक्सेप्ट वारंट केस। तो वारंट केस मतलब क्या होता है? 2(1) का जेड में वारंट केस को बताया गया कि वारंट केस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वारंट केस समझ लेते हैं कि वारंट केस है क्या। 2(1) के जेड में वारंट केस बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑफेंस इन विच पनिशमेंट इज मोर देन 2 साल, ठीक है, लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ। बोलता है वारंट केस उस तरह के अपराध होंगे, उस तरह के ऑफेंस होंगे, ठीक है, जिसका सजा, जिसका पनिशमेंट या तो 2 साल से अधिक होगा, या लाइफ इंप्रिजमेंट होगा, या डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। तो प्रत्येक 2 साल से अधिक वाले सजा वाले जितने भी केसेस होंगे, ऑफेंसेस होंगे, वो क्या होगा? वारंट केस कहलाएगा। और एक तरह से कहें 2 साल या 2 साल से कम वाले जो सजा होंगे वो समन केसेस कहलाएंगे।
वारंट केसेस जो होता है वो सीरियस इन नेचर होता है, ग्रेवियस होता है, मतलब कि कोई बहुत बड़ा अपराध होता है, चोरी डकैती करना, लूटपाट करना, मर्डर कर देना, ठीक है। तो ये सब जो सीरियस ऑफेंसेस है, ग्रेवियस ऑफेंसेस है, वो आपके आते हैं वारंट केसेस में। समन केसेस में पीटी ऑफेंसेस आते हैं, छोटे मोटे कोई अपराध है तो वो आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वारंट केसेस में चार्ज को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। वहीं समन केसेस में कोई जरूरी नहीं कि चार्ज फ्रेम ही किया जाएगा, ठीक है, चार्ज नहीं फ्रेम किया जाता है। तो ये समन केसेस और वारंट केसेस में हम लोग ने समझा कि समन केसेस क्या है और वारंट केसेस क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। 2(1) का वाई विक्टिम, ठीक है। विक्टिम शब्द को सीआरपीसी में 2009 में जोड़ा गया था, ठीक है, WA में, ठीक है, WA में सीआरपीसी में 2009 को यह शब्द जोड़ा गया था विक्टिम। 2009 से पहले सीआरपीसी में कहीं पे भी विक्टिम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ना डेफिनेशन क्लॉज में, लेकिन 2009 में सीआरपीसी में विक्टिम शब्द जोड़ा गया था WA में। अब यहां सेपरेट क्लॉज बन गया है 2(1) का वाई, जिसको विक्टिम को डिफाइन करता है। क्या कहता है? विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी। विक्टिम मतलब वैसे व्यक्ति जिसको किसी भी तरह का हानि या क्षति पहुंचा हो, ठीक है। विक्टिम ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार का हानि या क्षति पहुंचा हो। अब किसके द्वारा पहुंचा हो? तो बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, यानी किसी एक्यूज्ड व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया हो या अपने ड्यूटी को परफॉर्म ना किया हो, उसके कारण उसको क्षति पहुंचा है। अब किसको किसको क्षति पहुंच सकता है? इंक्लूड कौन है विक्टिम में? या तो गार्जियन हो सकते हैं या लीगल हेयर्स ऑफ सच विक्टिम, ठीक है। तो विक्टिम का आप मतलब समझे कि विक्टिम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको सफर किया हो किसी लॉस या इंजुरी से। किसके द्वारा किया हो? तो किसी एक्ट या ओमिशन एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा किया हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो या तो गार्जियन हो सकते हैं विक्टिम के, या लीगल हेयर्स हो सकते हैं ऑफ सच विक्टिम, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन, ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज यहां खत्म होता है। अब जो है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के A से लेके Z तक, यानी 26 डेफिनेशन। अब सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है कि कोई भी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इट। बोल रहा है कि कोई भी शब्द या एक्सप्रेशन, ठीक है, यहां पे यूज किया गया है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यूज किया गया है, लेकिन इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन या तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से लेंगे या भारतीय न्याय संहिता से लेंगे, और ये क्या होगा? ये सबका सेम मीनिंग ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शब्द पहले जो कि हमारा भारतीय भारतीय न्याय सीआरपीसी में डिफाइन किया गया था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसको डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही साथ में मेट्रोपॉलिटेशियन एरिया, प्लीडर, प्रिस्क्राइब्ड, ये सब पहले डिफाइन था सीआरपीसी में, ठीक है। लेकिन अब जो है वो ये सब डिफाइन नहीं है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो ये सब अगर शब्द का हमको मतलब जानना होगा, अगर कहीं पे यूज है, तो ये सब का मतलब हम कहां से जानेंगे? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से या तो जान सकते हैं, या भारतीय न्याय संहिता, यानी करेंटली प्रीवियसली आईपीसी, अभी करेंटली भारतीय न्याय संहिता, तो इससे जान सकते हैं। और ये सब का सेम मीनिंग होगा, यही सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में कहता है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि सीआरपीसी में जो डिफाइन था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या डिफाइन नहीं है। पहले जो सीआरपीसी था उसमें इंडिया डिफाइन था, मेट्रोपॉलिटेशियन एरिया डिफाइन था, प्लीडर डिफाइन था, प्रिस्क्राइब डिफाइन था। लेकिन अब जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें ये 4 चीज डिफाइन नहीं है, बाकी सब एज इट इज डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटेशियन एरिया जो है जहां पे 1 मिलियन यानी 10 लाख ये पॉपुलेशन हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई किया हो, तो वो मेट्रोपॉलिटेशियन एरिया है। तो यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। सेक्शन 2 खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 में, ठीक है। बहुत लोग छोड़ देते हैं सेक्शन 3 को, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखो सेक्शन 3 जो है वो क्या बात करता है? राइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस।
कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस में इजी वे में हम समझा देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस में जो बात कही गई है उसका सब क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि अगर कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो उसको का मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यही हमारा सब क्लॉज 1 कहता है कि कहीं पे भी इस संहिता में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा गया है तो उसका मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये इजी था, सिंपल था। इसके सब क्लॉज 2 में क्या कहता है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके सब क्लॉज 2 में कहता है अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय मैजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स। मतलब कि अब देखो इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि कौन सा फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है मैजिस्ट्रेट, उस हिसाब से हम उसको समझेंगे वो कौन सा मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कौन सा मैजिस्ट्रेट, मतलब अगर कोई पर्सन जो है एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस कर रहा है या फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोज एनी पनिशमेंट और पेनल्टी, या तो एविडेंस का शिफ्ट कर रहा है या फिर एविडेंस कलेक्ट कर रहा है या फिर किसी को एक्सपोज कर रहा है अपने डिसीजन के द्वारा या पनिशमेंट या पेनल्टी दे रहा है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, ट्रायल करवा रहा है, ठीक है, तो इन सब कार्य को करने वाला व्यक्ति को हम लोग दे शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा। किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा। क्या सब कार्य? या तो एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस होना चाहिए, या फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, किसी को पनिशमेंट या पेनल्टी होना चाहिए, या डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो इन सब का एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति को हम लोग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इसका बी जो है वो ये कहता है कि विच द एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर सच एज, किसी को लाइसेंस ग्रांट करना, ठीक है, या किसी का सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, यानी लाइसेंस को कैंसिल करना, या सैंक्शनिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन। तो ये सब कार्य जो एक्सरसाइज होगा वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज किए जाएंगे। ये सब कार्य किसके द्वारा एक्सरसाइज किए जाएंगे? तो एग्जीक्यूटिव। देखो ये सेक्शन में हम लोग क्या देखें कि भाई देखो साफ साफ ये कह रहा है कि एविडेंस का कलेक्शन हो गया, या फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजन हो गया, पनिशमेंट, पेनल्टी, ये सब जो लगेगा, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, तो ये सब जो होगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइजेबल होगा। और लाइसेंस ग्रांट करना, सस्पेंस करना लाइसेंस, सस्पेंड करना लाइसेंस, कैंसिल करना लाइसेंस, या सेंक्शनिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये सब जो एक्सरसाइज किए जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। देखो यहां तो हम समझा दे रहे हैं, लेकिन एक बार बेयर एक्ट का रीडिंग करोगे और क्लियर हो जाएगा, फिर बोलोगे अरे यार ये तो बहुत इजी था, एकदम समझ में आ गया, ठीक है। पहला जो सब क्लॉज था वो क्या था? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मींस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और जो सेकंड था कि जुडिशियल अगर कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का मतलब लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। चलो अब आते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 बोलता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएस 2023 और अदर लॉ, यानी अभी के पहले के आईपीसी, अभी भारतीय न्याय संहिता और अदर लॉ। तो क्या कहता है कि ऑल ऑफेंसेस, मतलब प्रत्येक तरह के अपराध जो कि भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, उस तरह के अपराध का या तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या ट्रायल होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा? तो प्रोविजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा होगा, ठीक है। क्या बोला? अरे देखो सिंपल सा बात है, हम लोग लॉ को कितने भाग में बांटे हैं? एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। तो आईपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है, और उसको राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए किसी प्रोसीजर का जरूरत होगा, है ना। तो प्रोसीजर हम लोग किससे जरूरत लेते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लेते हैं, यानी सीआरपीसी से लेते थे, ठीक है। तो वही साहब बोल रहा है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी में दिए गए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल वो किसके प्रोविजन के द्वारा होगा? तो प्रोसीजरल लॉ क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसके द्वारा होगा, सिंपल सा है। और क्या बोलता है
कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be dealt with भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बोलता है कि और प्रत्येक तरह के अपराध या तो किसी अदर लॉ में दिए गए हैं, एनी लॉ, ठीक है, किसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेके और किसी में दिए हुए हैं तो वो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ही होंगे। लेकिन अगर कोई स्पेशल इनेक्टमेंट है, ठीक है, स्पेशल इनेक्टमेंट है, फॉर एग्जांपल पॉस्को हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, तो उसका प्रोसीजर में भी डिफर कर सकता है। वो जरूरी नहीं है कि सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करे। अगर कोई स्पेशल लॉ है या फिर अदर इनेक्टमेंट है तो वो उसी के द्वारा फुलफिल किए जाएंगे, स्पेशल लॉ के द्वारा ही वो प्रोसीजर उसका फॉलो किया जाएगा। यही था आपका सेक्शन 4। और सेक्शन 5 लास्ट में जो है ये सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज में क्या बोलता है, नथिंग कंटेंट इन दिस संहिता सेल इफेक्ट, यानी जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस किस को इफेक्ट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। ये क्या है, कोई स्पेशल या लोकल लॉ है इसको इफेक्ट नहीं करेगा, या किसी में स्पेशल जुरिडिक्शन या पावर कन्फर्ड है। फॉर एग्जांपल किसी एक्ट में स्पेशल किसी को जुरिडिक्शन दिया गया है या स्पेशल पावर दिया गया है, उसको भी इफेक्ट नहीं करेगा। एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। फॉर एग्जांपल पोस्को में कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है कि इस तरह का काम होना चाहिए, तो उस पर सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस अप्लाई नहीं होंगे। तो ये जो सेक्शन 5 है ये क्या बोलता है कि ये संहिता अफेक्ट नहीं करेगा किसको किसको, स्पेशल लॉ को, लोकल लॉ को, या स्पेशल जुरिडिक्शन या पावर कन्फर्ट को, या फिर कोई स्पेशल प्रोसीजर जो कि फॉलो किए जाने हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी खत्म होता है। एक छोटा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ लीजिए, बहुत ईजी फिर आप लोग के लिए होगा। 3 शब्द है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन 2L में दिया हुआ है, 2(1) के L में, इंक्वायरी का 2(1) के K में, 2(1) के K में, और ट्रायल जो है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि ऑल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑल प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट बट ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। यानी इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो, किसी भी प्रकार का प्रोसीडिंग जो कि कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा या अदर पर्सन के द्वारा, जिसको ऑथराइज्ड क्या करता है, मैजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इंक्वायरी जो है 2(1) के एक K में दिया गया है, बोलता है कि एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ठीक है। क्या बोलता है, कंडक्टेड अंडर दिस कोड, मतलब प्रत्येक तरह के इंक्वायरी जो कि ट्रायल से अलग होंगे और इस कोड के अंदर, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ये इंक्वायरी किए जाएंगे बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। और इंक्वायरी किसके द्वारा किए जाएंगे, तो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा किए जाएंगे। और इंक्वायरी नेवर बी डन बाय अ पुलिस ऑफिसर, ये याद रखना है कि इंक्वायरी कभी कोई पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। अब इंक्वायरी करने का पर्पस क्या है, तो डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉलिसिटी ऑफ फैक्ट, यानी सच की या झूठ की हम लोग को फैक्ट चेक करना है इंक्वायरी के द्वारा। तो इंक्वायरी क्या है, कंडक्टेड अंडर दिस कोड, किसके द्वारा किया जाएगा, या तो मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा या कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन कभी किसी पुलिस वाले के द्वारा इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रायल। ट्रायल जो है, ट्रायल डिफाइन नहीं है हमारा सेक्शन 2(2) में, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग ट्रायल के द्वारा किसी को गिल्टी या इनोसेंस साबित करते हैं, ठीक है। कौन व्यक्ति गिल्टी है, कौन व्यक्ति इनोसेंट है, ये ट्रायल के द्वारा हम लोग समझते हैं। और ट्रायल का इंड रिजल्ट क्या होता है, अगर ट्रायल हो गया, ठीक है, तो उसका इंड रिजल्ट ये होगा कि किसी को कन्विक्ट या तो हो जाएगा या एक्विटल हो जाएगा, ठीक है, या तो उसको क्षमा मिल जाएगा, बरी मुक्त हो जाएगा, या तो उसको सजा हो जाएगा। यही ट्रायल होता है। ट्रायल में हम लोग किसी को गिल्टी या इनोसेंट साबित करते हैं, ठीक है। तो ये था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अब एक फ्लो चार्ट से हम लोग समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंफॉर्मेशन जाता है, पुलिस को जाएगा,
तो दो तरह से जा सकता है, या तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल अगर होगा तो एफआईआर के थ्रू होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा तो एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के थ्रू होगा, या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को जा सकता है कंप्लेंट के थ्रू। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग स्टार्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन एंड कहां पे होता है, जब हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस के द्वारा सबमिट किया जाता है। सेक्शन 173 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है इसको। 193 हो गया, सॉरी, पुलिस रिपोर्ट कहां सबमिट किया, 193 के सब क्लॉज 3 में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कहां पे एंड होगा, पुलिस रिपोर्ट में, जब पुलिस अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा। ठीक है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगा। और इंक्वायरी का स्टेज कहां पे खत्म होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद इंक्वायरी का स्टेज खत्म हो जाएगा। और इंक्वायरी स्टेज चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद खत्म होगा तो कहां से इंक्वायरी फेज के बाद आएगा ट्रायल। और ट्रायल लास्ट में खत्म कहां होगा, या तो कन्विक्ट हो जाएगा या एक्यूज्ड हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ हम लोग का दिया है कि पहले इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन तैयार होगा, इन्वेस्टिगेशन का स्टेज खत्म होगा पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के साथ ही। पुलिस रिपोर्ट जैसे ही सबमिट होगा इंक्वायरी का स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, इंक्वायरी का स्टेज खत्म होगा चार्ज फ्रेम के दरमियान, और चार्ज जैसे ही फ्रेम्ड होगा उसके बाद ट्रायल का स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रायल का स्टेज कहां पे जाके खत्म होगा, या तो वो व्यक्ति कन्विक्टेड होगा या तो वो व्यक्ति एक्विटल होगा, यहीं पे हमारा तो ट्रायल का स्टेज खत्म होता है। तो ये था हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा चैप्टर 1। इससे प्रीवियस वीडियोस में 2 वीडियोस में हमने कवर किया इसको। चैप्टर 2 अब स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ। अच्छा, चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीडियो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।